हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। रुद्रा अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? फलक रुद्रा के सामने सोफे पर बैठकर बोली, शादी के बाद तुम हमको छोड़ोगे नहीं, डांटेंगे भी नहीं, मारोगे भी नहीं, ना नीचा दिखाओगे। जैसे अभी गोली चलाओ वैसी गोली भी नहीं चलाओ, तब जाकर तुमसे शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। रुद्रा फलक की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, डन। फलक खुश होकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जीजा जी मुंह मीठा कीजिए, आपको शाहू मिल गया। शोभित फलक को ऐसे देखते लगता है जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। चार्ली केला छीलकर फलक के मुंह में डालकर बोला, फिलहाल तो यही है, इसी से मुंह मीठा कर लो। फलक खाते हुए रुद्रा की तरफ इशारा करके बोली, हमारे होने वाले पति को भी खिलाओ, अकेले हमें ही क्यों खिला रहे हो। मृत्युंजय एक नज़र फलक को देखने के बाद रुद्रा से बोला, ख्याल रहे, मैं मुझसे जुड़े लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। फलक तो मेरी साली है और उसे मैं तकलीफ में कैसे देख लूँगा, इसलिए फलक को कुछ नहीं होना चाहिए। फलक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी जीजा जी, अगर इसने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की ना तो दहेज प्रथा के केस में जेल में डलवा दूंगी। रुद्रा फलक की बात पर बस मुस्कुरा देता है। मृत्युंजय फलक को लेकर वहां से निकल जाता है। मृत्युंजय के जाने के बाद चार्ली रुद्रा से बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आई, हाउ डू यू एग्री टू दिस सो क्विकली। रुद्रा चार्ली के सवाल पर बोला, मैंने मृत्युंजय शारंग की आंखों में महक के लिए पागलपन देखा है और मैं उसके नफरत में जलना नहीं चाहता। फलक प्यारी है, मृत्युंजय शारंग से कनेक्शन बनाना था जिसका एक जरिया मिल गया और कुछ नहीं। चार्ली अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए बोला, उस लड़की को देखा तुमने? तुम पर दहेज प्रथा करने की धमकी देकर गई। रुद्रा अपने गाल को सहलाते हुए बोला, शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो मुझे बंदर के नाच नचाई के हुआ। गौतम उन दोनों को ऐसे देखने लगता है जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और गौतम देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रागिनी का कॉल आ रहा था, जिस कारण वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर शाम का वक्त इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में सब लोगों की क्लास लगभग खत्म हो चुकी थी और सभी घर की तरफ निकल चुके थे। नित्या अपने क्लास से निकल अपने पार्किंग एरिया की तरफ चली जाती है। नित्या जो पार्किंग एरिया में पहुंचती है तो देखती है दो लड़के किसी लड़की को परेशान कर रहे थे, बार बार उस पर कमेंट कर रहे और वो लड़की चुपचाप चली जा रही थी। नित्या पहले तो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब एक लड़का उस लड़की के दुपट्टे को पकड़ लेता है तो नित्या पीछे से उस लड़के को लात मारती है। वो लड़का गुस्से में नित्या की तरफ पलटता है और चिल्लाकर कहता है, हाउ डेयर यू किक मी। नित्या उस लड़के की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, जैसे उस लड़की का दुपट्टा गलती से तुम्हारे हाथों में उलझ गया, उसी तरह गलती से मेरा लात तुम्हारे बम पर लग गया। उस लड़के के साथ में खड़ा दूसरा लड़का गुस्से से बोला, तुम अपने आप से मतलब रखो ना, निकलो यहाँ से। नित्या उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है और वहाँ पर खड़ी लड़की से कहती है, लड़कियों के फितरत में सब सहना नहीं लिखा होता, बल्कि उसे लड़ना भी लिखा होता है। और एक लड़का नित्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो नित्या दोनों को खूब पीटती है। वैसे भी कशिश ने उसको सेल्फ डिफेंस की काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी थी, जिसका वो आज भरपूर फायदा उठा रहे थे। तभी विप्लव वहां पर आते हुए जोर से बुलाया, क्या हो रहा है यहाँ पर। विप्लव को आता हुआ देखकर दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। विप्लव नित्या के पास आकर बोला, तुम ठीक हो ना, तुम मार क्यों रही थी उन लोगों को। नित्या सामने खड़ी लड़की का दुपट्टा उठा उसे देते हुए बोली, तुम घर जाओ और हाँ, आराम से जाना। वो लड़की नित्या को थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाती। विप्लव अभी भी कन्फ्यूजन में नित्या को देख रहा था, जिस पर नित्या उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है तो विप्लव उसके हाथ को पकड़ कर कहता है,
ओ नक्चरी मैडम, हम लोगों से तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो तुम हमेशा हम लोगों का एटीट्यूड दिखाती रहती हो। नित्या विप्लो अपना हाथ चुरा कर बोले, तुम सब लोगों को तो काइंड हार्टेड इनोसेंट लड़कियां अच्छी लगती है ना, तो तुम्हें क्या करना है। विप्लो नित्या की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, मैं सब समझ गया। नित्या अपने आईब्रो ऊपर करके विप्लो की तरफ देखती है, जैसे जानना चाहती हो उसके सामने खड़ा ये बातूनी लड़का क्या समझ गया। विप्लो नित्या के चेहरे का एक्सप्रेशन को नोट करते हुए मुस्कुरा कर बोला, जरूर तुमसे सिद्धू ने बदतमीजी की होगी ना। नित्या गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विप्लो से बोली, उसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने, मुझे समझ नहीं आता उस आदमी को घमंड किस बात का है। विप्लो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है सिद्धू कौन है। नित्या अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ वो एक ट्विटर है जो सब लोगों को ट्यूशन देता है। विप्लो अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, गलत, वो तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है और तुम नहीं समझोगी। नित्या विप्लो की बात पर इरिटेट होकर बोली, अरे यार तुम समझोगे तो मैं कैसे नहीं समझेंगी, तुम समझाओ तो सही। विप्लो के माथे पर हल्का से टैप करके बोला, उसे लड़कियों से नफरत है, मुझे भी नहीं पता क्यों, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो लड़कियां अमीर होती है ना, उनसे तो वो बात करना भी पसंद नहीं करता। नित्या अपने माथे को सहलाते हुए बोली, इसका मतलब मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं बताना चाहिए था कि मैं कशिश मित्तल की बहन हूँ। विप्लो नित्या की आंखों में झांकने लगता है, जिस पर नित्या थोड़ा दूर होकर कहती है, क्या कर रहे हो तुम। विप्लो नित्या के सिर को पकड़कर इधर उधर करते हुए बोला, बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग में ही है या फिर घुटने पर है। नित्या विप्लो को दूर करके बोली, तुम ना बंदर हो सच में। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। विप्लो नित्या के बात पर बोला, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ काम था। नित्या पलटकर विप्लो की तरफ देखती है तो विप्लो मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, मुझे पैदा हुए 21 साल हो गए, मैंने आज तक कोई लड़के को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, लेकिन मुझे तुम्हारी चश्मिश बहुत पसंद है, क्या तुम उसका नंबर मुझे दोगे। नित्या कुछ देर विप्लो को घूरती या फिर मुस्कुरा कर कहती है, रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए वो कर्नाटक गई हुई है, जैसे ही वापस आएगी तुम्हारी बात करवा दूंगा, ठीक है ना नौटंकी। इतना कहकर इतने अपने कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। विप्लो खुशी से उछल पड़ता है, तभी पीछे से रिया उसके बम पर लात मारते हुए कहती है, क्यों, क्या बात कर रहे थे उस शैतान की नानी से। विप्लो अपने बम को सहलाते हुए घूर कर रिया से बोला, तुम सच में चुड़ैल हो मोटी भैंस, अभी मेरे बम को कुछ हो जाता तो, और वो कोई शैतान की नानी नहीं, अच्छी लड़की है, ठीक से बात करो तब पता चलेगा। रिया विप्लो की बात पर उसे घूरते हुए बोली, कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हैं उस लड़की की, और हर लड़के बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें कभी भी किसी लड़की की आंखों में देखकर उनके इंटेंशन के बारे में पता नहीं चलता। सुधांशु पीछे से आते हुए रिया की बात पर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, किसी लड़की की आंखों में देखकर हम उनके इंटेंशन के बारे में नहीं पता लगा सकते। सुधांशु की तरफ देखता है, जिसके साथ में अदिति भी थी, और अदिति के गले में अपनी बाहें डाल सुधांशु से कहता है, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अगर तुम्हें किसी लड़की ने डंप किया, इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। अदिति जो कि गहन विचार में थी, विप्लो की बात सुनकर बोली, मुझे आज लंच पर जाना है, शुभ ने कहा कि उसकी बहन का बर्थडे है तो उसने मुझे इनवाइट किया है। अदिति के बात पर सब उसकी तरफ देखते हैं तो विप्लो अपना सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, घर चलकर तुम ब्रो से पूछ लेना, फिर तुम्हारी मर्जी। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मैं नहीं पूछूंगी, मुझे उनसे बात नहीं करनी, मैं उनसे गुस्सा हूँ।
सुधांशु उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अब बस करो, जिसे जहाँ जाना है घर चलने के बाद चले जाना। चलो फिलहाल घर। सुधांशु की बात सुनकर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सुधांशु के दिमाग में बस विप्लव की बातें चल रही थी। किसी एक लड़की के डंप करने पर तुम जिंदगी भर कुमारे तो नहीं रह सकते। सुधांशु विप्लव के इस बात को सोचते हुए खुद से बोला, कैसे बताऊं तुम्हें विप्लव, किसी और लड़की ने नहीं, तुम्हारी बहन ने ही मुझे धोखा दिया। कहती है कि हम सिर्फ क्लासमेट थे। ये सोचते हुए सुधांशु की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है, लेकिन वो अपने आंसू बहने नहीं देता और सारे ख्यालों को झटकते हुए घर के लिए निकल जाता है। लगभग रात होने वाली थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने काम से घर आ चुके थे। मृत्युंजय कमरे में आता है तो देखता है महक सॉन्ग सुन रही थी और उसके पैर थिरक रहे थे। मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, तुम्हारे कमर में तो दर्द तो नहीं है ना? महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपने कहा था शाम को बात करेंगे। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, यू आर सीरियस कि तुम डांस करना चाहती हो? महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, अब काफ़ी समय हो गया, मैंने छोड़ दिया है, तो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए टाइम लगेगा, बाकी फिर मैं कर लूँगी। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हें कुछ करने से मना नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपना करियर डेवलप कर सकती हो, तुम कर सकती हो, लेकिन एक बार और सोच लो। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जब मुझे हमेशा जरा क्यों देते हो? कुछ करने से पहले ही मृत्युंजय महक के जो लाइन पर हाथ रख उसके गाल को अपने थंब से चलाते हुए बोला, तुम पर किसी की छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर ही क्यों ना हो। आई कैन नॉट शेयर यू विथ एनीवन। महक अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए मृत्युंजय से बोली, लेकिन ये तो गलत है ना? अगर मृत्युंजय महक के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शश मैंने कह दिया सो कह दिया। महक अपना सिर हिलाकर बोली, ओके। मृत्युंजय महक के गाल पर किस करके बोला, 5 दिन बाद रक्षाबंधन है, खातिरदारी अच्छे से करना, कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। महक मृत्युंजय की बात सुन एक्साइटेड होकर बोली, क्या मेहमान आने वाले हैं? और आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं राजीव भाई को राखी बांध सकती हूँ? मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर पूरी दुनिया को राखी बांध सकती हो। महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुरा देती है और मृत्युंजय के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, एक बात बताइए, क्या आप किसी नौसिखिया से रोमांटिक होने की ट्रेनिंग ले रहे हो? मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, और तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? महक कुछ देर सोचने के बाद बोली, क्योंकि आपकी उम्र में रोमांटिक होना बहुत बड़ी बात है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट यू मीन बाई डैट? मेरी उम्र क्या? मैं तुम्हें किसी 65 साल का बुढ़ा नजर आ रहा हूँ? मैं सिर्फ 28 का हूँ। महक मृत्युंजय की बात सुन पाउट बनाते हुए बोली, हाँ तो आप मुझसे 6 साल बड़े हो ना, इसलिए तो मुझ पर रौब झाड़ते रहते हो। मृत्युंजय महक को पकड़ते हुए बोला, महक अवस्थी। महक मृत्युंजय के हाथ को अपने बाँह से हटाते हुए बोली, ओ आ महक मृत्युंजय सारंग। मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, चलो साथ में शावर लेते हैं, डिनर का वक्त हो रहा है ना। तभी कोई उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। मृत्युंजय एक गहरी सांस ले महक को छोड़ देता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने अदिति खड़ी हुई थी। मृत्युंजय अदिति की तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, कहिए मोहतरमा। अदिति मृत्युंजय के बात पर अपना सिर झुका मासूम सा चेहरा बनाकर बोली,
अंकल मुझे ना परमिशन चाहिए थी। मृत्युंजय इस बार इरिटेट होकर बोला, क्या तुम मुझे भैया नहीं कह सकती? अंकल कहना जरूरी है। अदिति अपना सिर उठा मृत्युंजय को देखते हुए बोली, लेकिन मैं तो हमेशा आपको अंकल कहती हूँ ना, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो। मृत्युंजय फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, अब से तो मुझे भैया कहोगे, सिर्फ 28 साल का हूँ मैं। अदिति मृत्युंजय के तेज आवाज पर जल्दी से अपना सिर हिलाकर बोले, ठीक है भैया। मृत्युंजय राहत की सांस लेकर बोला, कहो क्या कहने आई थी? अदिति प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मेरे एक दोस्त की बहन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, उसने मुझे इनवाइट किया और पूरे क्लास को भी इनवाइट किया है, तो क्या मैं वहाँ जा सकती? महक जो कि मृत्युंजय के पीछे खड़ी हुई थी, अदिति की बात सुन अपना सिर बाहर निकाल अदिति से बोली, लेकिन रात काफ़ी हो गई है अदिति। मृत्युंजय महक की तरफ देखकर बोला, तुम कछुए की तरह अपनी मुंडी निकाल कर क्यों देख रही हो? बाहर आ जाओ। महक मृत्युंजय के बात पर सामने ठीक से जा अदिति की तरफ देखने लगती है। तभी मृत्युंजय अदिति से कहता है, तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाना है? अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ। मृत्युंजय अपना फ़ोन निकाल शेख को कॉल करके बोला, हेलो, गाड़ी रेडी करो और अदिति को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो, और हाँ, उसे लेकर भी आना है, अकेले नहीं छोड़ना है, चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो। दूसरी तरफ से शेख ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। अदिति सरप्राइजिंग नज़रों से मृत्युंजय की तरफ देख रही थी। मृत्युंजय अपना फ़ोन पॉकेट पर रखते हुए अदिति के सिर को थपथपा कर बोला, जाओ, गाड़ी रेडी है, रेडी हो जाओ, और हाँ, जल्दी आ जाना, ख्याल रखना खुद का। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।